विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th जिसका तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले इसके जो कंसेप्ट्स हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और एक चर वाले रैखिक समीकरण में डिफरेंस क्या है, वो सब चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हम चर। चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। चर होता क्या है? ऐसी राशियां जिनका मान फिक्स नहीं होता है, जिनका मान निश्चित नहीं होता है, चर राशि कहलाती है। दोबारा बोलूं, ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है, मान उनका बदलता रहता है, चर राशि कहलाती हैं। जैसे x, y, z, ये क्या है बेटा? चर राशि है। समझ में आ गया? x का मान कभी 10 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा। ऐसे y का मान कभी कुछ आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी -3 आएगा, कभी +2 आएगा, कभी -2 आएगा, कभी 0 आएगा, कभी 100 आएगा, कभी 1000 आएगा। समझ में आ गया? ये चर राशि कहलाती है। अगली है अचर। अचर राशि मतलब कांस्टेंट क्वांटिटीज, कांस्टेंट। अचर राशि किन्हें कहते हैं? ऐसी राशियां जिनका मान फिक्स रहता है, निश्चित रहता है, कभी भी उनका मान नहीं बदलता है, अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे गिनती की जो संख्या है, जैसे 1, 2, 3 या -1, -2, -3, 100, 50, इनके मान अपने आप में फिक्स हैं, कभी भी ये मान नहीं बदलेंगे। तो एक ऐसी राशि हो जाएंगी अचर राशि। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? बीजीय व्यंजक। उससे पहले मैं एक बात और बताऊं आपको। ये जो बेटा चिन्ह होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये जो चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों को हिंदी में कहते हैं संक्रिया। क्या कहते हैं? संक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन। समझ में आ गया? संक्रिया या ऑपरेशन। बीजीय व्यंजक क्या होगा? कुछ चर और अचरों को लेकर संक्रिया के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। दोबारा बोलूं, कुछ चर सपोज दैट x ले लिया, अचर 2 ले लिया। मैंने कहा है कुछ चर और कुछ अचर दोनों को लेकर संक्रिया के संयोग, संक्रिया ले लो इनमें से कोई, सपोज दैट प्लस ले ली, संक्रिया के संयोग से बने पदों के समूह को, ये पदों का समूह है, क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। दोबारा बोलूं, नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। कुछ चर और अचरों को लेकर संक्रिया के संयोग से बने पद समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या है? चर और अचरों को लेकर संक्रियाओं के संयोग से बने पद समूह को, ये पदों का समूह है, 2 पदों का समूह, 2 पद हैं यहाँ, पद समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आ गया? x + 2, x - 3, x/5 + 6, ये क्या हो जाएंगे बेटा? बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। ठीक है। आगे आएगा समीकरण। समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन की परिभाषा क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें समता या समानता का चिन्ह लगा हो। क्या है परिभाषा? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें समता या समानता, समता या समानता मतलब इक्वलिटी का चिन्ह लगा हो, समीकरण कहलाता है। समीकरण
कहलाता है। जैसे x + 3 = 8, इसमें समानता का देखो चिन्ह लगा हुआ है, इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। अगला हो गया देखो x² - 3 = 9, ये भी क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण के प्रकारों पर आते हैं। समीकरण का पहला प्रकार क्या है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे लीनियर इक्वेशन, शॉर्टकट में EQN लिख देते हैं। रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 होती है। क्या? ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 होती है, मतलब एक ऐसी समीकरण जिसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है, जैसे x यूज किया गया है या y यूज किया गया है, उसकी घात कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 1 होनी चाहिए। तो क्या कहलाएगा बेटा? रैखिक समीकरण कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। देखो यही परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है। ऐसी समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे x + 5 = 8, 3x + 9 = 18 और ax + b = 0। ये कैसा है बेटा? रैखिक समीकरण है। कितने चर वाला है? एक चर वाला है। देखो इसमें एक चर यहाँ x यूज किया गया, यहाँ भी x यूज किया गया, यहाँ भी x। समझ में आ गया? उसके बाद पढ़ते हैं 2 चरों में रैखिक समीकरण। ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण था, अब पढ़ते हैं 2 चरों में रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। मतलब एक ऐसी समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 2 वेरिएबल यूज किए गए बेटा, x और y जैसे। अब देखना ये समीकरण दे रखी है, समीकरण ax + by + c = 0। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहा जाता है। इस समीकरण को क्या कहा जाता है? ax + by + c। इसमें 2 चर हैं, देखो x भी और एक y। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहा जाता है, जिसमें a, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं, तथा a ≠ = 0, मतलब a का मान 0 के बराबर नहीं होता है और b का मान भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। c एक कांस्टेंट राशि होती है बेटा, c का मान 0 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। इसकी जगह पर जैसे यहाँ लिख दें हम 3x + 4y + 8, तो ये c की जगह पर है ये 8। ऐसे यहाँ दे रहा है 3x + 4y = 7, ये c है। ऐसे यहाँ दे रहा है -5y + x = -2। ऐसे अगला दे दिया है 2x + 3/11 y = 1 आदि। कैसे ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के उदाहरण हैं। आगे जब 2 या 2 से अधिक रैखिक समीकरणों का हम साथ साथ अध्ययन करते हैं, जब हम 2 या 2 से अधिक रैखिक समीकरणों का साथ साथ अध्ययन करते हैं, तो ऐसे समीकरण समूह को समीकरण युग्म, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं, या ऐसे समीकरणों के युग्म को युगपत समीकरण कहते हैं। दोबारा बोलूं, जब 2 रैखिक समीकरण या 2 से अधिक रैखिक समीकरणों को एक साथ हम अध्ययन करेंगे, एक साथ उनका स्टडी करेंगे, तो बेटा वो समीकरण युग्म कहलाएगा या युगपत समीकरण कहलाएगा। ठीक है। अगला है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का हल, मतलब 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको कितने प्रकार से हल कर सकते हैं। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की बेटा 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2। एक तो है लेखा चित्र विधि, इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, और दूसरी है बेटा बीजगणितीय विधि। कौन सी है? बीजगणितीय विधि। पहला है लेखा चित्र विधि मतलब ग्राफिकल मेथड, दूसरी है बीजगणितीय विधि मतलब एल्जेब्रिक मेथड। अब रेखीय समीकरणों के मतलब कितने प्रकार से हल किया जा सकता है रैखिक समीकरण को? 2 प्रकार से, ग्राफिकल मेथड से जो बताएंगे हम, एक बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में क्या क्या पढ़ा जाता है? पहले पढ़ा जाएगा बेटा प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी पढ़ाई जाएगी विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड, तीसरी पढ़ाई जाएगी वज्र गुणन विधि, उसका मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लेखा चित्र विधि पहली एक्सरसाइज में,
और उससे रिलेटेड कुछ और परिभाषाएं हैं कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, मतलब उसका हल होगा या नहीं होगा, हल होगा तो संगत हल होगा या कैसा हल होगा, वो और पढ़ते हैं। रैखिक समीकरण बोले या रेखीय समीकरणों के संगत व असंगत युग्म। संगत युग्म होता क्या है? संगत युग्म को बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट पेयर क्या होता है? मतलब दो समीकरण युग्म आपको देके चलेगा, दो समीकरण युग्म का अगर हल है, अगर हम उनका हल निकाल सकते हैं तो बेटा वो संगत युग्म कहलाएगा, अगर हल नहीं निकाल सकते वो असंगत युग्म कहलाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब संगत युग्म क्या होता है? यदि समीकरण निकाय, कोई समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हल विद्यमान है, मतलब दो समीकरण युग्म है, एक समीकरण युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पहला समीकरण, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसके हल विद्यमान है, मतलब इनके हल निकाल सकते हैं हम, तो दिया गया समीकरण निकाय कैसा निकाय कहलाता है? संगत निकाय कहलाता है। अब संगत निकाय के दो प्रकार होते हैं बेटा, कितने कितने? एक तो होता है प्रतिच्छेदी रेखा वाला और दूसरा होता है बेटा समपाती रेखा वाला। दो प्रतिच्छेदी रेखा निरूपित करेगा कौन? ये संगत युग्म। कब कब करेगा बेटा? जब पहली रैखिक समीकरण ये रही, दूसरी रैखिक समीकरण ये रही, इन दोनों की हम कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद हमें प्राप्त होगी a1/a2 की जो वैल्यू है b1/b2 के बराबर नहीं है। अगर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं है तो ये समीकरण निकाय दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करेगा, अर्थात अद्वितीय हल होंगे इसके। कितने हल होंगे? अद्वितीय मतलब यूनिक हल होंगे, मतलब केवल एक हल होगा और प्रतिच्छेदी रेखाओं निरूपित करेगा। तो देखो ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई, ये पहली वाली रेखा हो गई, ये दूसरी वाली रेखा हो गई, मतलब पहली वाली रेखा बोले तो ये इससे एक रेखा प्राप्त होगी, इस रैखिक समीकरण से भी एक रेखा प्राप्त होगी, जहां ये काटेंगे वो प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। तो ये कैसा होगा? इसका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब एक ही पॉइंट पर ये काटेंगे, ऐसा इसका ग्राफ प्राप्त होगा। और जब ज़्यादा समझ में जब आएगा जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो दोबारा सुन लेना। दोनों रैखिक समीकरणों की हमने कंपेयर कर दी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये मान निकाल दिया, और हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि a1/a2 की वैल्यू रखी और b1/b2 की वैल्यू रखी। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही हैं तो बेटा ये दोनों जो निकाय होगा, रैखिक समीकरणों का जो निकाय होगा, इसका हल तो होगा लेकिन बेटा ये प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करेगा। मतलब इनका जब ग्राफ बनाएंगे इन दोनों रेखाओं से तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का ऐसा ग्राफ आएगा। जरूरी नहीं है कि इधर ही काटे, इधर भी काट सकता है, जैसे पहली वाली रेखा यहाँ आ जाए और दूसरी वाली ऐसे, इधर भी काट सकता है, नीचे भी काट सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इसका, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, समझ रहे हैं? समीकरण निकाय क्या दे रखा था? समीकरण निकाय दे रखा था आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा दे रखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इनकी कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। दो तीनों चीज़ें बराबर हैं। जब ये बराबर हैं, अनुपात भी बराबर आ रहे हैं इनके, तो यह युग्म जो होगा बेटा समपाती रेखाओं को निरूपित करेगा। तो दो समपाती रेखा निरूपित करेगा, अर्थात अनंत हल होंगे इसके। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। कहने का मतलब है एक्स और वाई के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे। और समपाती रेखाओं का मतलब आप समझते हैं, दोनों रेखाओं का ग्राफ एक ही रेखा पर प्राप्त होगा। मतलब पहली वाली जो ये रेखा है, जैसे ये रेखिक समीकरण, रेखा बोलूँ या रैखिक समीकरण बोलूँ, दोनों एक ही बात है, इस बात पर कंफ्यूज मत होना। दूसरी रेखा की समीकरण ये दे रखी है, तो इन दोनों में एक्स और वाई के जो पॉइंट आएंगे, यहाँ भी एक्स और वाई के कुछ पॉइंट आएंगे, यहाँ भी एक्स वाई के पॉइंट आएंगे। दोनों बिंदुओं को, दोनों रेखाओं के बिंदुओं को एक रेखा जब ग्राफ में दर्शाएंगे तो बेटा एक रेखा प्राप्त होगी। ठीक, ऐसे यही रेखा प्राप्त होगी, यही क्या कहलाएंगे? समपाती रेखा। समपाती रेखा का मतलब है जब दोनों रेखाओं द्वारा एक ही रेखा को निरूपित किया जाए, मतलब दोनों रेखाओं के जो पॉइंट प्राप्त होंगे उनको जब ग्राफ पर दर्शाया जाएगा तो एक ही रेखा प्राप्त होगी। ठीक, अगला है असंगत युग्म। असंगत युग्म को क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट पेयर क्या होता है? जब समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, मतलब दो रेखिक समीकरण दे रखे हैं, इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है। कब? जब हल विद्यमान नहीं होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं, तब यह निकाय कैसा कहलाता है? असंगत निकाय कहलाता है। दोबारा बोलूं,
रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है। जब कोई भी हल इसका नहीं निकल पाता है तो असंगत निकाय कहलाता है। असंगत निकाय की कंडीशन क्या होती है वो बताते हैं। असंगत निकाय के लिए कंडीशन क्या होती है, दो समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा, अर्थात कोई भी हल नहीं होगा। दो समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होती है कि बेटा a1 बट्टे a2 निकालो। मैंने बताया दोनों रेखाओं से कंपेयर करेंगे और वहां से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान कैसे निकालेंगे वो और बता देता हूँ। जैसे पहली रेखा दे रखी है आपको, दोनों को बता दूँ, तीनों कंडीशनों को बता दूँ, यहाँ बता देता हूँ। जैसे पहली रेखा की समीकरण दे रखी है बेटा 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। अगली दे रखी है 4x प्लस 9y प्लस 17 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इनकी कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखना a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 9, c2 की वैल्यू 17। ये वैल्यू मिल गई। अब इनको रखना a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 रखना बेटा 2 बट्टे 4 बराबर 3 बट्टे 9 बराबर 8 बट्टे 17। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 बट्टे 4 का मतलब बेटा 1 बट्टे 2, 3 बट्टे 9 का मतलब 1 बट्टे 3। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं? नहीं है। और ये भी इसके बराबर नहीं है, 8 बट्टे 17। तो कैसी रेखाओं को निरूपित करेगा बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाओं को, प्रतिच्छेदी रेखाओं को। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, इसमें और बताता हूं मैं। उसके लिए समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होती है, जैसे ऐसे ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरी दे रखी है 4x प्लस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड। अब इन कंपेयर कर देखो, यहाँ से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 14। अब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, 2 बट्टे 4, ये 3 बट्टे 6, 7 बट्टे 14 है। यहाँ से क्या मिला, 2 बट्टे 4 मतलब 1 बट्टे 2, 3 बट्टे 6 मतलब 1 बट्टे 2, 7 बट्टे 14 का मतलब 1 बट्टे 2। यहाँ से हम क्या पा रहे हैं कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 कंडीशन मतलब तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। तो बेटा ये समपाती रेखाओं को निरूपित करेगा। इनको समपाती रेखाओं को समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया हमने। अब एक लास्ट वाली और है समांतर वाली, जो प्रतिच्छेदी रेखाओं को जब निरूपित कर रहा है, प्रतिच्छेदी और समपाती को निरूपित कर रहा है, तो इनका तो जो हल होगा वो संगत हल होंगे या संगत निकाय होगा, ठीक है। और जो समांतर को निरूपित करेगा, समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा, उसका कोई हल नहीं होगा और वो असंगत निकाय को निरूपित करेगा, असंगत निकाय को निरूपित करेगा। जैसे 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। और दे रखा है 8x प्लस 7y, सॉरी 8x प्लस 6y प्लस 17 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल रहा है देखो, इनकी कंपेयर करें तो यहाँ a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 8, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 17। अब यहाँ से क्या मिल रहा है देखो, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। रखना वैल्यू 4 बट्टे 8 बराबर 3 बट्टे 6 बराबर 9 बट्टे 17। 4 बट्टे 8 मतलब बेटा 1 बट्टे 2 और 3 बट्टे 6 मतलब भी 1 बट्टे 2, 9 बट्टे 17। पहली दो वैल्यू तो बराबर नहीं, लास्ट की वैल्यू बराबर नहीं है। तो ये कैसा युग्म होगा, ये बेटा असंगत निकाय का युग्म होगा एक। और यह जो युग्म है समांतर रेखा को निरूपित करेगा,
समझ में आ गया, क्योंकि पहली दो वैल्यू बराबर है, तीसरी वाली वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चनों पर। समांतर रेखाओं का ग्राफ आप जानते हैं, ये दोनों समांतर रेखाओं का ग्राफ है। समांतर रेखा ऐसे भी प्राप्त हो सकती हैं, ऐसे भी प्राप्त हो सकती हैं, ऐसे भी प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब कहता है बेटी 7 वर्ष पहले जो मेरी उम्र थी ना, वो तुम्हारी उम्र की 7 गुनी थी, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब हमें ऐसे क्वेश्चन करने से पहले बेटा इनकी प्रेजेंट एज माननी पड़ती है, वर्तमान उम्र मान के चलनी पड़ती है। मान के चलेंगे, माना आफताब की वर्तमान उम्र x है, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। दो में इस वजह से मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो आफताब की उम्र हो गई x, आफताब की पुत्री की हो गई y। केस फर्स्ट, उसने कहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब जब पूर्व की बात करेगा तो बेटा जो प्रेजेंट एज मानी है, जो वर्तमान उम्र मानी है, उसमें से उसे घटा देंगे, और बाद की बात करेगा तो वर्तमान उम्र में उसे जोड़ देंगे। तो पहली कंडीशन में 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान कितनी थी x। जैसे हम और एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं मैं, वर्तमान में उम्र हमारी सपोज दैट 30 ईयर्स है, मतलब मान के चल रहा हूँ मेरी उम्र वर्तमान में 30 वर्ष है। तो 7 वर्ष पहले कितनी थी, तो बेटा 30 में से 7 घट जाएगा, 23 रह जाएगा। समझ में आ गया। अगर ये कहे कि 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो अब तो 30 है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ करना है। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान तो बेटा x है, तो x माइनस 7 हो जाएगी। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। प्रश्न में कहा है, उसने कहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पूर्व आफताब की जो उम्र है पुत्री की उम्र की 7 गुनी हो जाएगी। तो आफताब की उम्र x माइनस 7 और पुत्री की कितनी y माइनस 7, तो इसकी 7 गुनी हो जाएगी। तो x माइनस 7 बराबर 7 गुणा y माइनस 7। तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। तो x माइनस 7y मतलब इसे इधर ट्रांसफर कर लाए, माइनस 7y ये माइनस 7 और ये प्लस 49 बराबर 0। तो x माइनस 7y माइनस के 7 हैं और ये प्लस के 49। तो 49 में 7 गए तो 42। तो पहली समीकरण क्या हो जाएगी बेटा, पहली समीकरण हो जाए x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ठीक है, ये बन गई समीकरण 1। अब केस सेकंड मतलब द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में क्या कहता है बेटा कि 3 वर्ष बाद आफताब की जो आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान तो x थी, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। और 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, y प्लस 3। तो प्रश्न में क्या हो जाएगा, प्रश्न में कहा है कि 3 वर्ष बाद आफताब की जो उम्र है पुत्री की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो आफताब की x प्लस 3, पुत्री कितनी y प्लस 3, इसकी 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 का गुणा हो जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर 3 गुणा y प्लस 3। तो x प्लस 3 बराबर 3y, 3 का 3 से किया 9। अब इन दोनों को ट्रांसफर करके लाएंगे इधर, तो x माइनस के 3y, ये प्लस के 3, 9 प्लस का इधर लेके आएंगे तो माइनस 9 बराबर 0। तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये हो जाएगी समीकरण 2। अब समीकरण 1 को लेकर के चलेंगे क्योंकि हमें ग्राफिकल मेथड से ज्ञात करने हैं इनका सॉल्यूशन। पहली समीकरण क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 7y इधर ले गए तो 7y माइनस 42। अब इसमें हम y के मान रखते जाएंगे और x की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। y बराबर 5 रखा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणा 5 माइनस 42। x बराबर 7 गुणा 5 माइनस 42। तो 7 पंजे 35, 35 माइनस 42 बराबर माइनस 7। अब y बराबर बेटा 6 रखा, तो जैसे ही रखेंगे तो x बराबर 7 गुणा 6 माइनस 42, तो 42 माइनस 42 बराबर 0। y बराबर 7 रखा, 7 गुणा 7 माइनस 42, तो 49 माइनस 42 बराबर 7। अब यहाँ x के विभिन्न मानों के लिए y के निम्न मान प्राप्त हो गए। कौन कौन से, ये x और y की मान के लिए टेबल बना ली। x का मान देखो जब माइनस 7 आया है तो y का मान 5 आया, माइनस 7 और 5। x का मान जब 0 आया है तो y का मान 6 आया है। x का मान जब 7 आया है तो y का मान भी 7 आया है। समझ में आ गया। अब समीकरण 2 को ले लिया। समीकरण 2 से क्या मिल रहा है, समीकरण 2 है बेटा x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y इधर ट्रांसफर कर लेंगे प्लस के 3y, 6 को इधर ले गए तो x बराबर 3y प्लस 6।
अब बेटा y का मान रखा 0, पहले हमने कितना रखा 0। जब y का मान 0 रख दिया यहाँ तो x बराबर कितना मिल जाएगा 3 गुणा 0 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 6 6 हो जाएगा। अब y बराबर -1 रखा तो x बराबर 3 गुणा -1 प्लस 6, तो -3 हो जाएगा ये, और ये प्लस 6, तो 6 में से 3 गए तो 3 हो जाएंगे। अब y बराबर -2 रखा तो x बराबर 3 गुणा -2 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 -6 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से मान मिल गए, जब x का मान 6 है तो y का मान 0, जब x का मान 3 है तो y का मान -1, जब x का मान 0 है तो y का मान -2। इनसे भी एक टेबल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 2 से x के विभिन्न मानों के लिए y के निम्न मान होंगे। x और y के मान के लिए टेबल बनाई। जब x का मान 6 था तो y का मान 0, जब x का मान 3 था तो y का मान -1, जब x का मान 0 था y का मान -2। अब इनके लिए बेटा हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने से पहले आपको सबसे पहले ग्राफ पेपर पर ही ग्राफ बनाना है, और उससे पहले एक स्केल मानना होता है बेटा। यहाँ मैंने ये जो ग्राफ पर ये पॉइंट जो बनाए हैं बेटा 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और स्केल जो लिया है मैंने, मतलब पैमाना जो माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक लिया है, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट ही डिनोट किया है एक्स व वाई अक्ष दोनों पर, मतलब दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लिया है। अब पहली समीकरण से तो मान देखो बेटा ये प्राप्त हो रहे हैं, -7 और 5, 0 और 6 और 7 और 7। ये तो दर्शा लेंगे आप ग्राफ पर, कैसे दर्शाएंगे वो बता देता हूँ। एक्स एक्स पर -7 और वाई पे बेटा 5। एक्स एक्स पर -7 कहाँ होगा देखो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और वाई पे 5, ये रहा। तो बेटा इससे ये सीध खींच देंगे बिल्कुल सीधे, और इससे ये सीध खींच देंगे, तो यहाँ आके काटेंगे तो कितने हो जाएंगे -7,5। अगला एक्स एक्स पे 0 वाई पे 6। एक्स एक्स पे 0 मतलब एक्स एक्स पे नहीं है, वाई पे 6, तो वाई पे 6 ये हो गया 0,6। अगला कौन सा है 7,7। एक्स एक्स पे 7 कहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्स एक्स पे 7 ये सीधा इस पे परपेंडिकुलर खींचा, और वाई पे 7 कहाँ है देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये इससे इसके समांतर हो गया। जहाँ ये काटेंगे ये 7,7 हो गया। इन पॉइंटों को नाम दे दिया, इसे ए दे दिया, इसे बी दे दिया, इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया, जिससे कौन सी रेखा प्राप्त हो जाएगी बेटा, रेखा ए बी प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, 9th में पढ़े होंगे आपने नोटेशन ये। अब दूसरे रेखा के पॉइंट कितने हैं, दूसरी रेखा के समीकरण के, जब x का मान 6 है, यहाँ से दर्शा देता हूँ मैं, x का मान 6 है तो y का मान कितना है बेटा 0। देखो x का मान 6 कहाँ ये रहा, y का मान 0 मतलब y पे उपस्थित नहीं है बेटा, ये x अक्ष पे उपस्थित है 6,0। दूसरा कितना x पे 3, देखो x पे 3 और y पे -1, x पे 3 देखो ये रहा 1 2 3, और y पे -1 ये रहा। इसे यहाँ से इसके समांतर खींचते हैं, इससे इस पे ये लंब डाल दिया, या वाई एक्स के समांतर हो गए। जहाँ ये काटेंगे 3,-1। अगला और है एक एक्स पे 0 और वाई पे -2। एक्स पे 0 और वाई पे -2 का मतलब क्या है बेटा, वो वाई एक्स पर ही स्थित है, तो एक्स पे 0 वाई पे -2 ये हो गया 0,-2। तो ये कौन सी वाली रेखा का ग्राफ होगा, दूसरी वाली का। दूसरी वाली रेखा कितनी, x -3y -6 बराबर 0, और ये पहली वाली रेखा का ग्राफ है x -7y + 42 बराबर 0। ये जो रेखा है ये CD रेखा हो जाएगी, पहली वाली रेखा ये भी हो जाएगी। और यहाँ एक थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी है जो आपको लिखनी है, और बोले देता हूँ, ज़्यादा स्पेशल नहीं। मैंने कहा बिंदुओं, पहली रेखा के बिंदुओं -7,5 0,6 और 7,7 का आलेखन कर मिलाने से समीकरण x -7y + 42 बराबर 0 एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा ए भी प्राप्त होती है। और पुनः बिंदुओं कौन से 0,-2 3,-1 और 6,0 को आलेखन कर मिलाने से समीकरण x -3y - 6 बराबर 0 सरल रेखा CD प्राप्त होती है। यही इसका ज्यामितीय निरूपण हो गया। और बीजगणितीय निरूपण ये है, बीजगणित रूप में x -3y - 6 बराबर 0 ये समीकरण दूसरी के लिए, और x -7y + 42 बराबर 0 ये पहली समीकरण के लिए, सॉरी पहली समीकरण है पहली वाली कंडीशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार 6 नंबर में, ग्राफिकल मेथड से आना चाहिए आपसे। ठीक है, अच्छे से ध्यान दें, सुने, और कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को पॉज करके देखा करें, पॉइंट ऑटोमेटिक अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने
एक क्रिकेट टीम का कोच है कोई, उसने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। मतलब एक क्रिकेट टीम का कोई कोच है, उसने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। दोबारा सुने, कोई क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। दूसरी कंडीशन है कि उसके पास और 1300 रुपये थे, उसने उन 1300 रुपये से एक बल्ला और 3 गेंदें और खरीद ली। तो ये बताना है एक बल्ले का मूल्य कितना होगा और एक गेंद का मूल्य कितना होगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में, मतलब बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना और ग्राफिकल रूप में व्यक्त करना है। आगे बढ़ते हैं, अब सुनते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने कहा बेटा 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदी। तो अब हम यहाँ मान के चलेंगे, माना एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा एक गेंद की कीमत y रुपये। तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, पहली स्थिति में या प्रथम शर्त से 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा। जब एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्लों का मूल्य 3x, एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा बेटा 6y। तो 3 बल्लों और 6 गेंदों का मूल्य कुल कितना हो जाएगा 3x प्लस 6y, कितने के बराबर 3900, क्योंकि उसने कहा है 3 गेंदों और 6 बल्लों का मूल्य 3900, तो 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपये। अब केस सेकंड, मतलब द्वितीय शर्त से या द्वितीय स्थिति में एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपये और 3 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा 3y रुपये, क्योंकि एक गेंद का मूल्य y रुपये तो 3 गेंदों का 3y। तो प्रश्नानुसार एक बल्ला व 3 गेंदों का मूल्य कितना है बेटा 1300 दिया है उसने। तो एक बल्ला x, 3 गेंद 3y, तो x प्लस 3y बराबर 1300। दो समीकरण बन गई। अब यहाँ पहले समीकरण से लेके चलना है। पहला समीकरण क्या है बेटा 3x प्लस के 6y बराबर 3900, तो लेना समीकरण 1 से 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3900 माइनस 6y। अब इसमें हम y के मान रखते चले जाएंगे, x के मान हमको प्राप्त होते चले जाएंगे। y बराबर 0 रखा, जब y बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3900 माइनस 6 गुणा 0, तो 3x बराबर 3900, x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3900 बट्टे 3, क्योंकि 3 है गुणा में पक्षांतर करके ले जाएंगे तो भाग में, तो x बराबर 1300 आ गया। अब समझ में आ गया, x की वैल्यू जब 1300 हो तो y का वैल्यू 0। अब x बराबर 0 रखा, अब की बार x बराबर जैसे ही 0 रखेंगे इसमें देखना 3 गुणा 0 प्लस 6y बराबर 3900, तो 6y बराबर कितना हो जाएगा 3900, y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3900 बट्टे 6, 6 का भाग दिया 3900 में 650 बार। अगली एक वैल्यू और रख दी, x बराबर 300 रखा, जब x बराबर 300 रखेंगे तो इसमें देखना 3 गुणा 300 प्लस 6y बराबर 3900, 6y बराबर 3900 माइनस 900, तो कितना हो जाएगा 3000, y बराबर कितना हो जाएगा 3000 बट्टे 6, तो कितना आएगा ये 500 आएगा। समझ में आ गया। अब तीनों वैल्यू मिल गई। यहाँ से समीकरण 1 के हल कौन कौन से आ गए, x और y के मान। जब x की वैल्यू 1300 है, देखो x की वैल्यू जब 1300 हो तो y की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 650 हो तो y की वैल्यू y की वैल्यू जब 650 हो तो x की वैल्यू 0, जब y की वैल्यू 500 है तो x की वैल्यू 300। ये रही टेबल, ये रही मान। समझ में आ गया। अब ऐसे ही दूसरी समीकरण को भी हल करना है। दूसरी समीकरण कितनी है, x प्लस के 3y बराबर 1300। आओ तो दूसरी समीकरण को पढ़ते हैं। अब दूसरी समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300। जब बेटा y बराबर, अब इसमें ऐसे ही मान रखेंगे जैसे पहले वाली समीकरण, y बराबर 100 रखा आपकी बार, तो y बराबर 100 रखेंगे तो x प्लस के 3 गुणा 100 बराबर 1300, तो x प्लस के 300 बराबर 1300, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1300 माइनस 300 बराबर 1000, तो x की वैल्यू कितनी 1000। जब x की वैल्यू 1000 है तो y की वैल्यू 100। अब x की जगह पर कितना रखा बेटा 100, तो देख लो x की जगह पर 100 रखा, 100 प्लस 3y बराबर 1300, 3y बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 100 बराबर 1200, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1200 बट्टे 3, तो कितना हो जाएगा बेटा 400। x बराबर 400 रखा, 400 रखेंगे तो 400 प्लस 3y बराबर 1300, 3y बराबर 1300 माइनस 400 बराबर कितना हो जाएगा 900, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 900, y बराबर कितना हो जाएगा 900 बट्टे 3 मतलब 300। अतः समीकरण 2 के हल कौन कौन से प्राप्त हो गए, समीकरण 2 के हल प्राप्त हो गए बेटा x और y के मान। x का मान जब 1000 है, x का मान जब 1000 है तो y का मान 100 है, जब x का मान 100 है तो y का मान 400, जब x का मान 400 है तो y का मान 300 है। अब इस पर भी स्केल मान लिया हमने, इस पर स्केल क्या माना है बेटा, अलग अलग मान लिया है। इस पर माना है x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 200 यूनिट या 200 रुपये कह सकते हैं हम,
क्योंकि रुपए में सॉल्यूशन आएगा, इसमें गेंद और बल्ले की कीमत पूछ रहा। तो हमने मान लिया एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मात्रक और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मात्रक। अब यहाँ हमने पॉइंटों को दर्शाया, पॉइंटों को कैसे कैसे दर्शाया वो देखते हैं। तो इन पॉइंटों को दर्शाते हैं। पहली वाली रेखा के पॉइंट कितने बेटा 1300,0, एक्स अक्ष पे 1300। आप नोट कर लेना कहाँ है, मैंने अपने पास नोट कर रखे हैं, देखो ये रहे नोट कर रखे हैं। ये पहली रेखा के पॉइंट हैं, ये दूसरी वाली रेखा के हैं। तो इन पॉइंटों को दर्शाओ। ये एक्स अक्ष है, इस पर 200 के गैप से संख्या लिखी, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600। यही माना था मैंने। एक एक्स अक्ष पर कितना 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मात्रक और वाई अक्ष पर 100 के गैप से लिखें, देखो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मात्रक। तो पहले क्या दर्शाना है 1300,0, एक्स अक्ष पर 1300 और वाई पर कितना 0, मतलब ये पॉइंट कौन सी अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। तो देखो 1300 कहाँ हो जाएगा 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400 के बीच में बेटा 1300 ये हो गया। और वाई का मान कितना 0, तो यहीं रहेगा ये पॉइंट। ठीक, अगला है बेटा 0,650, एक्स अक्ष पे 0 और वाई पे 650। तो देखो 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। ये 600 और 700 के बीच में 100 का गैप है। 100 का जो आधा होगा बेटा वो 50 होगा, तो 600 से अधिक 50, तो 650 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएंगे 0,650। एक लास्ट पॉइंट और है 300,50, एक्स अक्ष पर 300, वाई पे 300,500, एक्स अक्ष पे 300। 300 कहाँ हो जाएगा बेटा 200 और 400 के बीच में 300 ये हो जाएगा। ऐसे सीध खींच देनी है आपको। वाई पे कितना है बेटा 500, इधर से सीध खींच देनी, जहाँ काटेंगे उनको दर्शा देना है। अब ये 3 बिंदु हो गए 0,650, 300,500 और 1300,0। इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया, एक रेखा प्राप्त हो गई है। एक रेखा कौन सी प्राप्त हो गई, रेखा हो गई ए बी प्राप्त। समझ में आ गया। अब दूसरी रेखा के पॉइंट क्या दे रखे हैं आपको, दूसरी रेखा के जो पॉइंट हैं बेटा, दूसरी रेखा के पॉइंट हैं 1000 और 100, मतलब एक्स अक्ष पर 1000 और वाई पे 100। तो एक्स अक्ष पर 1000 कहाँ हो जाएगा, देखो 200, 400, 600, 800, 1000, वाई पे 100 ये रहा। तो 1000 ऐसे खींचा बेटा और 100 ये बेटा ऐसे खींचा, जहाँ ये काटेंगे यहाँ काटेंगे, इस पॉइंट को दर्शा दी। अगला कितना है 100 और 400, एक्स अक्ष पे 100 और वाई पे 400। 100 कहाँ होगा बेटा 0 और 200 के बीच में, तो आधा हो जाएगा इसका, आगे ऐसे बढ़ा दिया। और वाई पे कितना 400, 400 बेटा ये रहा, यहाँ मिला दिया। अगला है एक्स अक्ष पर 400, वाई पे 300। एक्स अक्ष पर 400 कहाँ ये रहा, 400 ऐसे आगे बढ़ा दिया, वाई पे 300 ये रहा, 400 और 300 ये हो गए। तीनों बिंदु हो गए बेटा 100 और 400, 400 और 300 और 1000 और 100। तीनों बिंदुओं को मिला दिया। ये रेखा कौन सी प्राप्त हो गई, ये रेखा एडी प्राप्त हो गई। क्यों, क्योंकि ये ए पे काटेंगे। तो इनके विभाजन बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से हो गए बेटा 1300,0, मतलब एक्स अक्ष पे 1300 और वाई पे 0। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स क्या माना था हमने, एक बल्ला माना था, तो बल्ले की कीमत कितनी आ गई बेटा, एक बल्ले की कीमत 1300 रुपये। वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 0। 0 का मतलब क्या बेटा, एक गेंद की मतलब वैल्यू कितनी रही है 0, मतलब एक गेंद की कीमत 0, मतलब गेंद फ्री में आई होगी। समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। तो आलेख से क्या स्पष्ट हो गया है कि दोनों रेखाएं 1300,0 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः एक्स बराबर 1300 और वाई बराबर 0 इसका हल है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अच्छे से ध्यान देना, ग्राफ पर ही क्वेश्चन करना है, इसके सॉल्व बार बार करना, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। और प्रॉब्लम आती है तो बेटा वीडियो को पॉज करके 1-2 बार देख लिया करें। समझ में आया। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम सुन सकूं, समझ सकूं और आपकी प्रॉब्लम का निवारण कर सकूं। ठीक है। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जिससे और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल जाया करे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 किलो सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 2 किलो सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना रुपये था, 160 रुपये था। और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए।
दो कंडीशन दे रखी है। एक बार तो कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये। दूसरी कंडीशन कह रहा है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफिकल रूप में व्यक्त करना है, मतलब ग्राफ पर दर्शाना है। तो हम यहाँ मान के चलेंगे वही कंडीशन, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये। मतलब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये। पहली स्थिति या प्रथम शर्त या केस फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। तो 1 किलो सेब का तो मूल्य x है, तो 2 किलो सेब का कितना हो जाएगा 2x। 1 किलो अंगूर का मूल्य y है, तो बेटा यहाँ भी 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा y रुपये। तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है एक्चुअल में 160 दिया उसने, तो 2x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा फिर 160 रुपये। इक्वेशन फर्स्ट। अब केस सेकंड में क्या कह रहा है, केस सेकंड में कह रहा है कि इसी प्रकार 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो 1 महीने बाद 4 किलो सेब का कितना हो जाएगा, 1 किलो सेब का तो x है, तो 4 किलो सेब का 4x हो जाएगा। 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा 2y, तो 4x प्लस 2y बराबर 300। समीकरण हो गया 2। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को लिया हमने, 2x प्लस के y बराबर 160 है। 2x प्लस y बराबर कितना है 160, तो y बराबर कितना हो जाएगा 160 माइनस 2x। अब यहाँ वैल्यू रखो, x बराबर 0 रखा, जब x बराबर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 0, तो 160 हो जाएगा। अब x बराबर 50 रखा, 50 रखना, 2 गुणा 50 प्लस y बराबर 160, तो y बराबर कितना हो जाएगा 160, ये 2 गुणा 50 100 हो गए, तो 160 माइनस 100 बराबर 60 हो गया। अगला एक x बराबर 75 रख दिया, 75 रखेंगे तो कितना मिलेगा 2x प्लस वाई बराबर 160 है ना, तो 2 गुणा 75 प्लस वाई बराबर 160, तो वाई बराबर 160 माइनस 150, तो वाई बराबर 10। तो यहाँ से वैल्यू कितनी कितनी मिल गई, यहाँ से वैल्यू मिल गई बेटा हमको, ये वैल्यू मिल गई हमें, ये x y, यानी कि x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 160 है, जब x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू कितनी है बेटा 60 है, और जब x की वैल्यू 75 है तो y की वैल्यू कितनी है 10 है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं दूसरी समीकरण पर। यही टेबल प्राप्त होती है हमें x और y के मानों के लिए। जब x की वैल्यू 0 हो तो y का मान 160, जब x की वैल्यू 50 है तो y का मान 60, जब x की वैल्यू 75 है तो y का मान 10। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, वो कह रहा है 4x प्लस 2y बराबर 300, तो 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस के y बराबर 300, 2x प्लस y बराबर 300 बट्टे 2 बराबर 150, y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 2x। अब x बराबर 0 रखा, जब x बराबर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 0, तो 150 में से 0 गया तो 150 बचेगा। अब x बराबर 50 रखा तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 2 गुणा 50 कितना हो जाएगा 150 में से 100 गए तो 50। x का मान जब 100 रखेंगे तो y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 100, तो y बराबर 150 माइनस 200, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा माइनस 50। तो अब यहाँ से x और y के मान ये प्राप्त हो गए। कौन कौन से, x की वैल्यू 0 तो y का 150, x की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू 50, x की वैल्यू 100 y की वैल्यू माइनस 50। अब इन मानों को क्या किया हमने, बस ग्राफ पर दर्शा दिया। स्केल मान लिया, सबसे पहले मेन चीज है स्केल, मतलब पैमाना मान लिया कितना 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मात्रक माना, 20 यूनिट माना x तथा y अक्ष दोनों पर। तो x अक्ष पर और ये y अक्ष पर 20-20 के गैप से संख्या लिख दी, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे इधर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 40, 140, 160। अब दर्शाओ पहली वाली कंडीशंस को। पहली वाली कंडीशन कहाँ है, ये रही। यानी x पर 0, y पर 160। x पर 0 मतलब x अक्ष पर स्थित नहीं है, y पर 160, तो देखो 160 ये रहा, तो 0,160 ये हो गया। अगला x पर 50, y पर 60। x पर 50 कहाँ हो जाएगा, देखो 40 है ये x पर और ये 60 है, 40 और 60 के बीच में 50 होगा, ये इस पैसे खींच दिया 50 की सीध पर। और y पर कितना है बेटा 60 है, ये यहाँ तक मिलेगा 50, और y की सीध पर 60, ये यहाँ मिलेगा ये पॉइंट। अगला कितना x पर 75 और y पर 10। 75 कहाँ है, ये 60 और ये 80, 60 और 80 का आधा कितना हो जाएगा, 60 और 80 के बीच में 10 का गैप, सॉरी 20 का गैप है, 20 का गैप और उसका करें आधा तो 70 यहाँ हो जाएगा।
समथिंग 75 यहाँ हो जाएगा 10 का आधा, 10 का आधा 5, 70 तो यहाँ तक हो गया, 5 और जोड़ दिया 75। और 10 की बात और कह रहा है, एक्स अक्ष पर 75, वाई पे 10, तो 0 और ये 20, कितने का गैप है 20 का, इसका आधा करें ऐसे आएगा ये, ठीक है। ये 75 और 10 हो गए, तीनों पॉइंट हो गए। तीनों बिंदु कौन कौन से हो गए, 0 और 160, और दूसरा कितना है यहाँ 50 और 60, और यहाँ कितना 75 और 10। तीनों बिंदुओं को बेटा मिला दिया। तीनों बिंदुओं से क्या प्राप्त होता है, एक रेखा प्राप्त हो रही है, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरी रेखा के पॉइंट ये रहे 0 और 150, मतलब एक्स अक्ष पर 0 और वाई पे 150। तो देखो एक्स अक्ष पर नहीं है तो ये पॉइंट, तो वाई अक्ष पर ही होगा, तो 0 और 150 ये हो जाएगा यहाँ, क्योंकि एक्स अक्ष पर 0 तो नहीं है, तो वाई पे 150 देख लो, 140 तो ये रहा, 160 ये है, तो इन दोनों के बीच में 150 मिलेगा यहाँ से, यहाँ हो जाएगा ये पॉइंट। अगला 50 और 50, एक्स अक्ष पे 50, वाई पे भी 50, तो एक्स अक्ष पे 50 कहाँ होगा, ये 40 और ये 60, इन दोनों के बीच में 50 होगा, तो एक्स अक्ष पे 50 यहाँ हो गया, वाई पे भी 50, वाई पे 50 यहाँ होगा, तो एक्स अक्ष पे 50 तो यहाँ 40 और 60 के बीच में, और वाई पे 50 यहाँ 40 और 60 के बीच में, इधर से 50 मिला दे, इधर से 50, यहाँ काटेंगे। अगला और है एक और 100 और -50, एक्स अक्ष पे 100, 100 कहाँ है, ये रहा बेटा, वाई पे -50 यहाँ मिलेगा, देखो ये -20, ये -40, -60, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ से सीध मिलाएंगे तो यहाँ जा कर के मिलेगा समथिंग इस रेखा पर ही, ठीक है। यहाँ नहीं लोकेट कर पाए, नहीं दर्शा पाए हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन तीनों बिंदुओं पर मिला देंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी। ग्राफ पर दर्शा लेना, जो 100 और -50 नहीं दर्शाया मैंने, दर्शा लेना, जगह नहीं रही इस वजह से, ठीक है। तो इससे भी समांतर रेखा, इस एक रेखा प्राप्त होगी जो कि पहली वाली रेखा के समांतर होगी। समझ में आ गया, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए हों तो दोबारा वीडियोज़ को देखना, फिर भी समझ में नहीं आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियोज़ को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। धन्यवाद।